2024 की जंग से पहले फिर गरमाई यूपी की राजनीति। भाजपा निरहुआ ने सीधे अखिलेश को दे दी चुनौती। इस बार आजमगढ़ में फिर चढ़ने वाला है सियासी पारा। क्या अखिलेश स्वीकार करेंगे चुनौती और लड़ेंगे दोबारा? कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहे आजमगढ़ में भाजपाई जीत का भगवा गढ़ने वाले भोजपुरी स्टार और बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव लोकसभा चुनाव आते ही एक बार फिर फुल फॉर्म में आ गए। साल 2022 में आजमगढ़ के उपचुनाव में मुलायम परिवार से उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को हराकर सैफई भेजने वाले निरहुआ ने एक बार फिर मुलायम परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार तो उन्होंने सीधे सपाई मुखिया अखिलेश यादव को ही चुनौती दे दी कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ लो, पता चल जाएगा कौन यादवों का असली हितैषी है। दरअसल जिस आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद हैं, उस सीट पर कभी समाजवादी पार्टी का दबदबा हुआ करता था। 4 बार इस सीट से समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर चुकी है। यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव भी इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन साल 2019 के उपचुनाव में निरहुआ ने मुलायम परिवार से आने वाले धर्मेंद्र यादव को बुरी तरह से हराकर सैफई भेज दिया था। ये हार कहीं न कहीं अखिलेश को आज भी सालती होगी। इसलिए माना जा रहा है कि एक बार फिर आजमगढ़ लोकसभा सीट पर निरहुआ और मुलायम परिवार के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है और ये बात खुद निरहुआ भी अच्छी तरह से जानते हैं। यही वजह है कि बीजेपी सांसद निरहुआ अभी से फुल फॉर्म में आ गए हैं। मंगलवार को ही पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे सांसद निरहुआ ने सीधे अखिलेश को चुनौती देते हुए कह दिया कि इस बार आजमगढ़ से चुनाव लड़ लें, असलियत पता चल जाएगी। आप सांसद हैं आजमगढ़ के और राजनीति में भी आपकी बड़ी भूमिका देखी जा रही है। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के परिवार से एक बार फिर से वहां पर कोई दांव उठता तो आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? मैं तो चाहता हूं कि अखिलेश यादव खुद आए हैं आजमगढ़ लड़ने के लिए, क्योंकि पहले भी अखिलेश यादव लड़े थे वहां। तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो खुद ही आए हैं आजमगढ़ लड़ने के लिए। सीधी चुनौती दे रहे हैं? बिल्कुल, एकदम सीधा। आपको लगातार सपाई मुखिया अखिलेश यादव जहां 2019 में जीतने के बाद 3 साल तक आजमगढ़ से सांसद रहे, तो वहीं 2022 में हुए उपचुनाव में निरहुआ ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया और इन 2 सालों में निरहुआ ने केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार की मदद से आजमगढ़ को विकास से जुड़ी कई सौगात दिलाई, जिसका जिक्र उन्होंने खुद वाराणसी में किया और बताया कि कैसे मोदी योगी राज में आजमगढ़ भी अब विकास के रास्ते पर दौड़ने लगा है। यही वजह है कि कुछ ही दिनों पहले सांसद निरहुआ ने अखिलेश पर तंज मारते हुए कहा था, भैया अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। जिस पर मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने आजमगढ़ में हुए विकास के काम गिनाते हुए जबरदस्त जवाब दिया। अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। मार्कंडेय महादेव महोत्सव में आपने एक बड़ी ललकार के साथ ये गीत गाया था, क्या कुछ संदेश रहा, क्या कुछ इसका उद्देश्य रहा? मुझे लगता है कि आजमगढ़ में पहले उनको मौका मिला था और 4 साल वहां रहने के बाद जब वो छोड़ के चले गए तो 1 साल हम लोगों को अवसर मिला और 1 साल में हम लोगों ने आजमगढ़ में उतना काम किया जितना वहां 50 साल में नहीं हुआ। आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन गया है, आजमगढ़ में अटल आवासीय महाविद्यालय बन गया है, आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बन रहा है, आजमगढ़ बनारस और गोरखपुर के लिए सीधी रेल लाइन बिछ रही है जो 70 साल से मांग थी, वो इन 1 साल में पूरा हो गया है। तो मुझे लगता है कि 1 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो वहां काम हुआ है, उसके बाद चाहे अखिलेश जी आए, चाहे उनके परिवार से आए, चाहे कोई आए, आजमगढ़ की जनता ने तय कर लिया है कि हमको अब सरकार के साथ रहना है और पूरा देश जानता है कि तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो आजमगढ़ भी उनके साथ ही चले। 2 साल के काम के दम पर अखिलेश को आजमगढ़ से लड़ने की चुनौती देने वाले निरहुआ यही नहीं रुके, उन्होंने तो लगे हाथ अखिलेश को नसीहत भी दे डाली कि अगर यादवों के असली हितैषी होते तो बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहिए था, इंडिया अलायंस में क्यों जाते? यादवों का भविष्य अंधकार में डालने वाले अखिलेश यादव ही हैं। उनका कहना ये था कि कहीं न कहीं यादव समाज को लेकर राजनीति हो रही है, हम असली हितैषी हैं यादव समाज। यादवों के नेता वही है उनका ये। अगर वो यादवों के असली नेता है तो उनको यादवों के हित के बारे में सोचना चाहिए
और जब उनको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो अगर यादवों का हित उनको सोचना होता तो वो प्रधानमंत्री जी के साथ आते। तो भाजपा के साथ अगर गठबंधन करना है तो भाजपा के साथ करते। वो इंडी अलायंस में क्यों जाते जहां की दूर दूर तक कोई उनका भविष्य ही नहीं है। तो इसका मतलब कि यादवों के अगर वो सबसे बड़े नेता हैं तो यादवों का भविष्य अंधकार में डालने वाले भी अखिलेश यादव हैं। एक सवाल और निरहुआ जी, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें ये खबरें सामने आ रही हैं कि अब अखिलेश यादव भी उस यात्रा में नहीं शामिल होंगे। कहीं न कहीं वो टकरार है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कांग्रेस अब अकेले बचेगी उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कब की खत्म हो गई है, कहाँ उनका कुछ अस्तित्व ही नहीं बचा है। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। आपको बता दें, निरहुआ भले ही अखिलेश यादव को आजमगढ़ सीट से लड़ने की चुनौती दे रहे हों, लेकिन इसकी कम ही उम्मीद है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव लड़ें, क्योंकि साल 2022 में ही अखिलेश यादव यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए विधायकी का चुनाव लड़े थे और फिलहाल वो मैनपुरी के करहल से विधायक है। यानी उन्होंने सांसदी से ज्यादा विधायकी पर तरजीह दी, क्योंकि ये बात कहीं न कहीं अखिलेश भी जानते हैं कि अगर उन्हें यूपी की राजनीति करनी है तो संसद में नहीं विधानसभा में रहना होगा, जहां समय समय पर योगी सरकार के सामने चुनौती पेश कर सके। इसलिए आजमगढ़ से अखिलेश के चुनाव लड़ने की उम्मीद तो कम नजर आ रही है, लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश इस बार भी मुलायम परिवार से ही किसी नेता को निरहुआ के खिलाफ आजमगढ़ से चुनाव लड़ा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इस बार भी आजमगढ़ सीट पर जबरदस्त घमासान देखने को मिल सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, 2 साल तक सांसद रहे निरहुआ अपने काम के दम पर आजमगढ़ की सीट बचा पाएंगे या फिर सपा एक बार फिर आजमगढ़ में जीत पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज अमेठी पहुंच रही है कि वहाँ पे स्मृति ईरानी की भी जो है यात्रा है, इस तरीके से देखते हैं। भारत टूटा कब गए उसको जोड़ रहे हैं, पहले उनसे पूछिए जी। कलकी धाम का एक प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? प्रधानमंत्री जी हमारे देश के नए निर्माण में लगे हुए हैं और भारत का नव निर्माण शुरू हो गया है। आपने अभी देखा कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और उसके बाद जो है ये कलकी धाम का भी उन्होंने शुरुआत किया। निरहुआ जी, राहुल गांधी जब बनारस आया तो विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गए, लेकिन उन्होंने त्रिकुंड नहीं लगाया। क्या कहेंगे इसके बारे? यात्रा तो कर रहे हैं, ये तो राहुल जी बता पाएंगे ना, हम कैसे बताएं? धार्मिक वो अपने आप को धार्मिक बता रहे हैं कि हम दर्शन पूजन कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके का जो व्यवहार है उसको लेकर के क्या कहेंगे? तो राहुल जी बता पाएंगे कि वो किस तरह की पूजा पाठ में आस्था रखते हैं। लेकिन निरहुआ जी, जिस तरीके से जो लोग राम के अस्तित्व से सवाल उठाते थे, आज चुनाव के समय मंदिर घूम रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं। चलिए, कम से कम प्रभु श्री राम ने उनको इतना तो सद्बुद्धि दिया कि उनको ये समझ में तो आया कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो राममय ही है, राम से बाहर कुछ है नहीं दुनिया में। अगर ये बात जब भी समझ में आ जाए तभी ठीक है। एक समय भारतीय जनता पार्टी के भी साथ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य आज जो है सपा से अलग होकर नई पार्टी अब बना चुके हैं। लगातार हिंदू धर्म हो या भारतीय संस्कृति, उस पर वो टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। आपको क्या लगता है निरहुआ जी, उनका राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा? अब उनका भविष्य तो राम जी तय करेंगे। राम जी के खिलाफ बोलते तो राम जी ही उनका भविष्य बनाएंगे, बिगाड़ेंगे। ओबीसी समाज से आते हैं, आप आरक्षण के लिए क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, पूरे देश में उन्होंने कहा कि गरीब जो है वो गरीब है, गरीब जाति अपने आप में एक गरीब है, महिला जाति है, युवा जाति है, किसान जाति है। और जब किसान के लिए काम करते हैं तो उसमें अगड़ा पिछड़ा, दलित, शोषित, पीड़ित सभी आते हैं। अगर महिलाओं के लिए काम करते हैं तो उसमें सभी वर्ग जाति के लोग आते हैं। तो ये तरीका है भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए। हम लोग बांटने का काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लिए काम करती है।